हाय एवरीवन, मोस्ट वेलकम आप सभी स्टूडेंट्स का आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर और स्पेशली आपके इस एक डिटेल्ड वीडियो में आप सभी का वेलकम है ना। डिटेल्ड वीडियो मैंने इसलिए बोला है क्योंकि आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी पेट का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके की बहुत सारे डाउट्स हैं, खासकर की जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं कि मैडम हम तो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, या फिर जो ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं हो सकता है उनके भी कुछ डाउट्स हो। बहुत सारे कमेंट्स वगैरह भी आप लोग देखते ही होंगे। तो आज इस वाली वीडियो में हम इन्हीं सभी डाउट्स के ऊपर बात करने वाले हैं कि आपका पेट के अंदर सिलेबस क्या रहता है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, कौन से टॉपिक को, कौन से सब्जेक्ट को आपको ज्यादा प्रेफरेंस देनी है, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिससे कि 3-4 ही क्वेश्चंस आपके बनेंगे, है ना। इसके अलावा कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, कि इसमें कितनी पोस्ट आपकी रहने वाली है, एग्जाम हमारा कब हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे आपके डाउट्स हैं, सारी की सारी चीजें इसी एक ही वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। डन है, चलिए फिर वही सारी चीजें मैंने थंबनेल पर भी लिखवाई है। आपका डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिएगा, सिलेबस क्या है, सेफ स्कोर क्या है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो आपका पेट होता क्या है, मोस्टली सबको ही पता होगा, सारे यूपी के हैं, है ना। यूपी के युवाओं को पेट का ना पता हो ऐसा तो मैं मान ही नहीं सकती। फिर भी एक बार डिटेल में देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी ट्रिपल एससी द्वारा प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको कि पीईटी बोला जाता है, हरियाणा में होता है सीईटी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ऐसे आपका यूपी में बनाया गया है पीईटी, प्राइमरी एंड आपका है प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। यूपी सरकार की ग्रुप बी और ग्रुप सी भर्तियों, जैसे कि आपका लेखपाल हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, या फिर वीडियो हो गया, इनकी मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए पेट यानी कि पीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करना और इसका स्कोर कार्ड होना आवश्यक है ना। पीईटी है वैसे, लेकिन इसको यूपी ट्रिपल एससी पेट के नाम से भी जाना जाता है। आपको ग्रुप बी और ग्रुप सी में जो आपकी भर्तियां होंगी, अगर उसके एग्जाम में आपको बैठना है, उसके लिए आपका ये जो पेट का एग्जाम है क्लियर होना चाहिए। कौन कौन सी वैकेंसीज है, कुछ एग्जाम्पल, जैसे आपका वीडियो हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, लेखपाल हो गया, इन सभी के लिए वही बच्चा इसके एग्जाम में बैठ सकता है जिसके पास की इसका पेट का स्कोर कार्ड होगा। आगे चलिए, वर्ष 2026 से पेट स्कोर कार्ड की जो वैधता है वो बढ़ा करके 3 वर्ष कर दी गई है। यानी कि इसके लिए वही मतलब जो जो स्टूडेंट एलिजिबल है वो 3 साल तक एलिजिबल रहेंगे। यानी कि 3 साल तक अगर आपकी मान लो लेखपाल की भर्ती आती है, आप उसके लिए एलिजिबल है। 3 साल के अंदर अंदर मान लो आपकी वीडियो की कोई वैकेंसी आती है, आप उसके लिए एलिजिबल है। कहने का मतलब है कि इसकी वैलिडिटी 3 साल तक है। एक ओवरऑल रूपरेखा समझ में आई। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, क्या कि एग्जाम की डेट क्या है या फिर फॉर्म कब से कब तक है। कहने का मतलब कि कौन कौन सी हमारी इंपोर्टेंट डेट्स है, एक बारी मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले तो नोटिफिकेशन आपका 1 अगस्त 2026 को जारी हुआ है। अगर बात करूं आपका फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट हुआ है, आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग होता है, आप सभी को पता होगा। 3 तारीख से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है और अंतिम तिथि भाई 1 सितंबर तक है। आवेदन और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि आपका 1 सितंबर रहेगा। फॉर्म में संशोधन करने की तिथि आपका 8 सितंबर रखा गया है, यानी कि करेक्शन विंडो का जो ऑप्शन है वो आपका 8 सितंबर। परीक्षा की तिथि आयोग द्वारा परीक्षा की सटीक तारीख की घोषणा जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर कर दी जाएगी। वैसे इसमें अक्टूबर का महीना एक आप लोग आइडिया लेकर के चल सकते हैं। इसके पीछे का रीजन भी अभी बताऊंगी कि मैं अक्टूबर क्यों कह रही हूँ, चलो बता ही देती हूँ, है ना। ये आपका एक कैलेंडर जैसा आपने कुछ दिन पहले देखा होगा। बोला गया था उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, इसमें बोला है आयोग द्वारा माह जनवरी 2026 से दिसंबर 2026 तक परीक्षाओं का कैलेंडर है ना, कि कौन सी परीक्षा किस महीने में होगी, ये आपका दे रखा है। 2026 का कंप्लीट डिटेल्स है, सारे इसमें आपके एग्जाम्स है। अगर मैं बात करूं पेट के बारे में कहां पर दिया गया है, तो 42 नंबर पर, है ना। 42 नंबर पर पेट के बारे में मेंशन था, क्या था ये देखिए। आपका ये हो गया प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पेट 2026 माह अक्टूबर में प्रस्तावित है। एग्जैक्ट डेट तो नहीं दे रखी, लेकिन इन्होंने अक्टूबर का बोल रखा है। हद मार के भाई नवंबर चला जाएगा, इससे ज्यादा तो डिले नहीं होगा। यानी कि अगर हम बात करें एग्जाम डेट की,
अगर बात की जाए आपकी एग्जाम डेट की, तो अपना अक्टूबर नवंबर का महीना लेकर के चलना, एग्जाम आपका मोस्ट प्रोबेबली करा दिया जाएगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि इसमें हमारी क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगी। क्वालिफिकेशंस दो बिहाफ पर होती हैं। एक होता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस यानी कि शैक्षणिक योग्यता क्या है। एक होता है हमारा एज लिमिट्स यानी कि कौन कौन आयु के अनुसार इसमें एलिजिबल है। ठीक है, चलिए फिर एज लिमिट्स की बात की जाए तो आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। ये डेट भी याद रखना जरूरी है। 1 जुलाई 2026 के अनुसार आपकी जो एज है वो 18 से 40 वर्ष के बीच में आनी चाहिए। कम से कम 18, मैक्सिमम 40, 40 से ज्यादा नहीं, 18 से कम। इसके अलावा रिलैक्सेशन आपका सेम रहेगा जैसे रहता है कि आयु में छूट जो है उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को राज्य सरकार के नियम अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी और कुशल खिलाड़ियों को 5 वर्ष, दिव्यांगजन यानी कि पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार को 15 साल की इसमें जो है आपका छूट में आयु में छूट जो है वो दी जाएगी। आगे चलते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। न्यूनतम योग्यता भारत की किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा हाई स्कूल से आपने उत्तीर्ण कर रखी हो। 10वीं कक्षा यानी कि हाई स्कूल आपने पास कर रखा हो। यदि आपके पास उच्च योग्यता है जैसे कि 12वीं पास है, आप ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए पूरी तरह से पात्र है। वो तो अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है, ज्यादा क्वालिफिकेशन है ना। आगे आते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। ऑब्वियसली जो एग्जाम हम टारगेट करने वाले हमें पता होना चाहिए, उसका एक रूपरेखा, उसका एक मतलब एक बोलते नहीं कि मैम जो हम काम करने वाले उसके बारे में एक हमें उसका स्ट्रक्चर तो पता होना चाहिए। तो वही है कि आपका एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, ध्यान से सुनना। इसमें आपका सबसे पहली बात तो एक आपकी ओएमआर आधारित परीक्षा होगी, जिसमें जिसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे एमसीक्यू। एमसीक्यू का मतलब जिसमें हम गोला भरते हैं ना, बबल वाला जो हमें ओएमआर दी जाती है, वो वाला आपका पेपर होगा। भर भर के ऐसे वैसे नहीं लिखना है ना, एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। टोटल 100 प्रश्न है, 100 मार्क्स के रहेंगे, जिसके लिए 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। प्रश्न का जो स्तर है एनसीईआरटी के सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी तक का रहता है, यानी कि आपका एग्जाम के लेवल के बारे में बताया। थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि मैडम इसमें सिलेबस क्या रहेगा, क्या इसमें मैथ्स आएगी, क्या इसमें रीजनिंग आएगी, क्या इसमें हिंदी भी आएगी। एक बार इन सारी बातों पे बातचीत कर लेते हैं, सुनना ध्यान से। बात की जाए पाठ्यक्रम में अंकों के आधार पर विभाजन, ये भी देखना कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है और कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का आपका आने वाला है, सबसे मेन ये भी है ना। सबसे पहले देखिए भारतीय इतिहास से यानी कि आपका इंडियन हिस्ट्री से 5 अंक, 5 क्वेश्चन बनेंगे। इंडियन नेशनल मूवमेंट से आपके 5 अंक है, भूगोल से 5 है, इंडियन इकोनॉमी अर्थव्यवस्था से 5 है, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन इससे भी 5 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के भी 5 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मिला करके है। इसके अलावा आपका एलिमेंट्री अरिथमेटिक, इसके भी 5 क्वेश्चन है। सामान्य हिंदी के भी 5 क्वेश्चन है, अंग्रेजी के भी 5 क्वेश्चन है, आपका लॉजिकल रीजनिंग के भी 5 क्वेश्चन है। करंट अफेयर भाई 10 नंबर का, रीजनिंग 5 क्वेश्चन, इंग्लिश के 5, हिंदी के 5, अरिथमेटिक जो आपका मैथ्स का पोर्शन है वहां से भी 5 नंबर का, करंट अफेयर भाई 10 नंबर का आएगा। आगे चलिए, आपका जनरल अवेयरनेस भी 10 नंबर का है। अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण, ये 10 अंक का है, याद रखिएगा। गद्यांश वाला पोर्शन आप हिंदी में पढ़ते हो वही वाला है, ये 10 अंक का रहेगा, और 5 का आपका ग्रामर पोर्शन यानी जनरल हिंदी बोला है, टोटल 15 हो गया एक तरीके से। ऐसे ही आपका है ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण 10 का हो गया। तालिका की व्याख्या यानी कि आपका सेम मैथ्स में है, 10 नंबर का आपका डीआई आएगा। डीआई यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें आपने बार ग्राफ के क्वेश्चंस किए होंगे, लाइन ग्राफ किया होगा, टेबुलर डाटा किया होगा। ये सारे जो ग्राफ वाले जो क्वेश्चन है, जो चैप्टर है, वहां से 10 नंबर का आएगा, और 5 नंबर आपका जो रिमेनिंग मैथ्स बच गया, अरिथमेटिक बोला है, वहां से बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं मैडम जी। सेफ स्कोर क्या रहेगा, एक सबसे बड़ा डाउट रहता है ना। एक सबसे बड़ा डाउट है कौन सा, सेफ स्कोर को लेकर के। देखो सेफ स्कोर में ये कह सकते हो
अगर आप किसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो एक माइंड सेट लेकर के चलना चाहिए कि यार इतने नंबर तो देखो आ ही जाए, या इतना नंबर तो हमें लाना पड़ेगा अगर हमें एलिजिबल रहना है तो, है ना। आप एग्जाम भी दे रहे हो, आप वही 40 45 50 पे अटक रहे हो, आपका नाम नहीं आ रहा है, जब भी आपकी वैकेंसी आ रही है, तो ऐसे एग्जाम का फायदा नहीं है। बोलते हैं ना कि पेपर ऐसा दो कि भाई फोड़ के आओ झंडे उखाड़ के आओ। तो उसी तरीके से एक थोड़ा सा सेफ स्कोर लेकर के चलते हैं। पीटी परीक्षा में कोई निश्चित पासिंग मार्क्स नहीं होते, यह केवल शॉर्टलिस्टिंग के लिए उपयोग किया जाता है। मुख्य परीक्षा जैसे लेखपाल, लोअर पीसीएस में सीटों की संख्या कम होने पर कट ऑफ ऊंची जाती है। सामान्य ओबीसी वर्ग के लिए अगर एक रफली बात की जाए, ओवरऑल बात की जाए, तो आपका 72 से 78 यानी कि 72 से 78 का लेकर के चल लेना, या 72 से 75 रख लो इसको। इसके अलावा एससी एसटी के लिए आपका 60 से 67 अंक लाना, 60 से 67 सॉरी 66 अंक लाना आपका सुरक्षित रहेगा। ये आपकी मैंने एक रेंज बताई, मैं एग्जैक्ट नहीं कह रही कि किसी को मान लो फॉर एग्जांपल इसमें 70 आ गए तो वो क्वालिफाई नहीं हो सकता, भाई वैकेंसी ज्यादा आ जाए तो आपका नाम आ भी सकता है ना। हो सकता है वैकेंसीज बिल्कुल ही नामात्र आ जाए, बहुत कम आ जाए, तो हो सकता है भाई ये आपका 74 नंबर है तो भी ना हो पाए, हो सकता है 75 में हो जाए। लेकिन एक जो एवरेज हम बात कर सकते हैं वो मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं किसमें, कि इसमें आपका इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे। फॉर्म भरने जा रहे हो, पता होना चाहिए क्या क्या सारी चीजें रहेंगी। सबसे पहले तो आपका ओटीआर पंजीकरण अनिवार्य है। फॉर्म भरने से पहले उम्मीदवार को यूपी ट्रिपल एससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको पूरा करना होगा। इसके अलावा इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में क्या है, 10वीं 12वीं की मार्कशीट और आपका सर्टिफिकेट, मतलब मार्कशीट ही कहना चाह रहे हैं, हाल ही में खींची गई, ये ध्यान से करना। मोस्टली फॉर्म रिजेक्ट होते इसी पॉइंट की वजह से। हाल ही में खींची गई पासपोर्ट साइज फोटो साफ बैकग्राउंड के साथ में, आपकी अपडेटेड फोटो रखिएगा। ये नहीं कि मैडम लगा दी हमने 12वीं क्लास की, है ना। फोटो खिंचवा रहे हो तो प्रॉपर आपकी पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, प्रॉपर आप बिल्कुल सामने देखने होने चाहिए, दोनों कान आपके दिख रहे हो उसमें, है ना। सेल्फी मोड में मत ले लेना कि मैडम हमने तो एक साइड ऐसे फेस करके ले लिया। मतलब पासपोर्ट साइज फोटो होती है जिसमें आपके दोनों कान क्लियर दिखे और आप स्ट्रेट सामने देख रहे हो, कोई रिफ्लेक्शन ना आए। स्पेक्स पहनते हो, फोटो में रिफ्लेक्शन आ गया, सिर पे टोपी वोपी पहन रखी है, हटा देना। इस तरीके की चीजें अवॉइड करना सो दैट आपका फॉर्म कैंसिल ना हो। आगे चलिए, हस्ताक्षर और नियम। हस्ताक्षर केवल अंग्रेजी में कैपिटल लेटर्स में न करें। ये वही है आपका, ये आप खुद से फॉर्म भरते हैं तो ऑब्वियसली आपको पता होगा, भरवाओगे तो थोड़ा सा फिर भी आपको अपडेटेड होना ही चाहिए, है ना। इसमें याद रखना सबसे मेन, जो भी आप मोबाइल नंबर दोगे या फिर ईमेल आईडी वगैरह दोगे, इनके पासवर्ड वगैरह आपको याद हो। जो मोबाइल नंबर आपका चल रहा है, समझ रहे हो, ऐसा नंबर मत देना जिसमें 1 महीना रिचार्ज होता है, फिर 1 महीना नहीं करवाते, फिर 2 महीना करवा लेते, फिर 3 महीना नहीं करवाते। ऐसा नंबर मत देना, क्योंकि आगे चल के फिर आपकी ओटीपी वगैरह आती है, आप कह रहे हो नंबर ही बंद पड़ा है, ओटीपी जनरेट नहीं हो रही, फिर दिक्कत आती है। सेम मेल आईडी कोई मम्मी की डाल देता है, कोई भाई की डाल देता है, मत करना, ऐसा रिस्क मत लेना। अपनी प्रॉपर मेल आईडी डालना जिसके पासवर्ड वगैरह आपको याद हो, आपके पास में उसका एक्सेस हो, ऐसी मेल डालनी है, ठीक है। इसके अलावा आपका श्रेणी प्रमाण पत्र, यानी कि अगर आप किसी एससी एसटी ओबीसी किसी आप प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आपको इसमें अपलोड करना होगा। इसके अलावा आधार कार्ड और आपका जो भी आईडी प्रूफ है सारा। आवेदन शुल्क आपका इसमें रखा गया है। इसके अलावा भैया यही था। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप जाकर के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डन है। इसके अलावा आप ध्यान से सुनना, है ना। जैसे आपका चलो अब तो खैर यूपी पुलिस में भी ऐसा ही हो गया है। मतलब कहने का जो मेरा मतलब है वो ये है, अभी आपका चल रहा है अगस्त, कह रहे हैं आपका अक्टूबर में एग्जाम होगा, अक्टूबर एंड लगा लो या भाई हद मार के नवंबर खींच लो। आपको पता है कि मेरे पास में 2 3 2.5 महीने का समय है, मुझे पता है कि मेरे पास में 2 से 2.5 महीने का समय है, तो आपको नहीं लगता कि इस समय को यूटिलाइज करना चाहिए बढ़िया तरीके से? आपको नहीं लगता इस समय को बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए? कोई एग्जाम ऐसा हो जिसमें हमें पता ना हो कि कब है एग्जाम एंड ऑल, तो मुझे समझ में भी आता है कि दिक्कत आती है। लेकिन जहां पता है कि भाई इतने टाइम बाद एग्जाम है, ये सिलेबस है, मुझे यहाँ बैठ करके पढ़ना है, जब सारी चीजें पता है तो मेरे ख्याल से तैयारी में जुट जाओ, है ना। अभी अभी आपका बैच लॉन्च करा था, बहुत ज्यादा पुराना बैच नहीं हुआ है ना।
क्या रहेगा इसमें आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट का आपका चयन लाइव बैच है। बैच का मतलब ये नहीं होता बस आपने क्लास ले ली बात खत्म। बैच का मतलब है उसमें सारी चीजें इंक्लूड है। सारी चीजों का मतलब है आपकी लाइव क्लास होंगी सारी की सारी। अगर आप लाइव नहीं देख पा रहे तो बाद में रिकॉर्डेड मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा मॉक टेस्ट भी आपका फ्री रहेगा। कूपन कोड दे देती हूँ, ये लगा लेना, निशा22। मॉक टेस्ट भी फ्री करवा दूंगी। और बताओ, मेरा नाम निशा है, मैं आपको मैथ्स पढ़ाती हूँ, तो पहले मेरा नाम लिखना निशा, उसके बाद 22 लगा देना, कूपन कोड बन गया। स्टडी नोट्स भी आपको मिलेंगे और 10,000 प्लस आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ये सारा सब कुछ आपका बैच में रहने वाला है। एनरोल करिए, अपनी पढ़ाई तरीके से थ्योरी वाइज पढ़ना शुरू करिए। कैसे पहुंचना है ध्यान से सुनना। आप इसी वीडियो को, अभी जो वीडियो आपके लिए मैं बना रही हूँ, इसी वीडियो को आपने ओपन करना है, ठीक है। इसी वीडियो को आप ओपन करोगे। ओपन कैसे होगी एक बारी बता दे रही हूँ। जैसे ही आप ओपन करोगे ना, यहाँ पे MORE मोर दिख रहा है, MORE, इस मोर पे क्लिक कर देना। मोर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको नजर आएगा क्या, टेक्स्ट बुक सुपर पास नाम से दिख रहा है। मैं एक बारी दिखा दे रही हूँ आपको, एक सेकेंड रुकना। ये ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स बोलते हैं, इसमें लिंक दिखेगा आपको। ये आपका लिंक है बाय सुपर पास लाइव ऑल प्लान। इस लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये 649 दिखाएगा। आपको आना है अप्लाई कूपन में और कूपन कोड डालना है NISHA22। जैसे ही निशा 22 कूपन आप अप्लाई कर दोगे, जो आपके 250 मॉक टेस्ट फ्री मिलेंगे बैच के साथ, वो ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा। जैसे ही निशा 22 कूपन लगाया, मॉक टेस्ट ऑटोमेटिकली उसमें एड ऑन हो गया। अलग से कुछ आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस कूपन लगाना है। उसके बाद ये 529 पे क्लिक करना, इस ग्रीन वाले पे क्लिक करके और अपना आगे का प्रोसीड कर देना। डन है। कोई और दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।